डियर स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन में ये पहला रीजनिंग क्वेश्चन है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर इज एडवाइज टू टेक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट वाई। ऐसे पर्सन जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनको डॉक्टर कम सॉल्ट खाने की एडवाइस देता है, उनको कम नमक खाने की सलाह देता है। क्यों? तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर इज एडवाइज टू टेक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर देखिए, यहाँ पर इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मुझे आपको एक्सप्लेन करके ये बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है और सी ये कंसंट्रेशन। आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी को ही हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, और ये C इक्वल टू होता है N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। हम इस C की जगह पर N/V रख सकते हैं। आपको पता है N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और स्टूडेंट्स आपको पता है स्मॉल n इक्वल टू क्या हो सकता है, ये होता है WB/MB। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि ये क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट है। ठीक है, और ये क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रही है किसके? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर WB। इसका मतलब क्या निकला कि जितना ज़्यादा सॉल्ट कोई भी पर्सन लेता है या खाता है अपने फूड में, अपने भोजन में, उतना ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? आपको पता है कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है यानी कि हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो हमें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, या हमारे ब्लड में कोई सी भी सेल है वो फट सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेपेचर ऑफ द सेल। ठीक, अब इस आंसर को मैंने तो आपको बताने की कोशिश की, एक बार मैं फिर से बता दूं स्टूडेंट्स। देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उस सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। यानी कि जितना ज़्यादा सॉल्ट हम लेते हैं, जितना ज़्यादा सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी उस ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो फ्लड होता है उसमें ऑलरेडी Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव प्रेजेंट रहते ही हैं। यानी कि ये बात आप दिमाग में रखें स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी में Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव तो ऑलरेडी होता ही है, और जब हम इसको खाने में यानी कि फूड के थ्रू जब हम यहाँ पर सॉल्ट को यूज़ करते हैं तो वो सॉल्ट हमारे बॉडी में जब जाता है तो वो सॉल्ट, ये देखिए NaCl, वो आयोनाइज हो जाता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले से ही हमारी बॉडी में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फ्लड में होता है, और यहाँ पर और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जब आ जाता है तो क्या होता है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड का जो प्रेशर है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब ये इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा? मैंने बताया आपको कि रेपेचर ऑफ द सेल, यानी कि कोई भी हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो टूट जाती हैं यानी कि फूट जाती हैं, यानी रेपेचर ऑफ सेल उसको कहा जाता है। ठीक है, या फिर हमारे बॉडी में हमें ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम कोमा में भी जा सकते हैं। अब देखिए यानी कितना हार्मफुल होता है ज़्यादा नमक खाना। ठीक है,
और आजकल के टाइम पर ज़्यादातर लोग जिनको भले ही ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है, लेकिन शरीर में किसी न किसी थ्रू से सॉल्ट हमारे शरीर में जाता ही है। चाहे हम कुछ भी मार्केट की चीज़ खाते हैं, उनमें सभी में सॉल्ट यानी कि ज़्यादा आपको नज़र आएगा। पानी पूरी में भी आपको ज़्यादा सॉल्ट नज़र आएगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी में ये सॉल्ट चला ही जाता है। ठीक है, हम टेस्ट की वजह से नमक को हम किसी न किसी तरह अपने बॉडी में उसको इंटर करा देते हैं और फिर उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। देखिए, द ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेज विद द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी जितना ज़्यादा सॉल्ट हम उसका अमाउंट लेंगे सॉल्ट का, उतना ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंस बॉडी फ्लड कंटेंस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस, हमारी बॉडी में क्या होता है कि Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट होता ही है। एंड इफ़ वी टेक मोर सॉल्ट, जब हम ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं, द कंसनट्रेशन ऑफ दीज आयंस विल इंक्रीज लीडिंग टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम ज़्यादा नमक लेते हैं तो हमारे बॉडी में इन आयंस की कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में कॉज रेपचर ऑफ द सेल, ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होने की वजह से हमारे जो सेल्स हैं वो टूट सकती हैं, यानी कि फूट सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं। देयर फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर आर एडवाइज टू टेक लेस कॉमन सॉल्ट, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनको पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर है उनको डॉक्टर कम नमक खाने की एडवाइस देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, इसका आंसर भी आपको समझ आ गया। आपको स्टूडेंट्स ये तो क्वेश्चन था, इसका आंसर स्टूडेंट्स आपको यहाँ से लिखना है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो स्टूडेंट्स समझते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप जैसा इसमें लिखा है वैसा का वैसे ही आप लिखें। नो, अगर आपको ये लैंग्वेज समझ आ गई है, यू कैन यूज़ योर ऑन लैंग्वेज, आप अपनी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब हम बात करेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए हमारे सामने ये अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, हाउ डज sprinkling of salt helps in clearing the snow covered roads in hilly areas, explain. Once more, how does sprinkling of salt helps in clearing the snow covered roads in hilly areas, explain. देखिए स्टूडेंट्स, हिली एरियाज यानी ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर जो रोड होते हैं वो स्नो फॉलिंग की वजह से क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, यानी कि एक गाड़ी इधर से उधर क्रॉस नहीं हो सकती है क्योंकि उस रोड पर इतनी ज़्यादा स्नो होती है, बहुत ज़्यादा। तो फिर हम क्या करते हैं, इस स्नो को हटाने के लिए हम स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट उस पर क्या कर देते हैं, छिड़क देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम क्यों करते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर करूँ कि यहाँ ये जो सॉल्ट है ये डी आइसिंग एजेंट का काम कर रही है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इस बात को हम जानें। देखिए, आइसिंग का मतलब होता है वाटर से आइस का फॉर्मेशन होना, उसको कहेंगे हम आइसिंग। और डी आइसिंग का मतलब होता है वाटर से आइस का फॉर्मेशन ना होने देना। अब एजेंट का मतलब होता है ना ऐसे सब्सटेंस जो वाटर को आइस में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, उनको कहेंगे हम डी आइसिंग एजेंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें डी आइसिंग एजेंट क्या होते हैं, देखिए डी आइसिंग एजेंट्स आर द सब्सटेंस विच लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू सच एक्सटेंट दैट इट डज नॉट फ्रीज टू फॉर्म आइस। ठीक है, इनका कहने का क्या मीनिंग है, यानी ये ऐसे सब्सटेंस हैं कि जिनको जब हम यूज़ करते हैं तो ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। अच्छा, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि वाटर आइस में कन्वर्ट अब नहीं होगा। ठीक है,
तो इसीलिए इन सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं डी आइसिंग एजेंट। और डी आइसिंग एजेंट में यहाँ पर आप NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसके आंसर को हम किस तरह से लिखते हैं। तो जिस तरह से आपने डी आइसिंग एजेंट के बारे में जाना, वही आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है, ठीक है। अब देखिए होना क्या है, जैसा मैंने बताया कि जब हम जहाँ पर स्नो फॉलिंग हुई है, यानी कि जो रोड कवर हुए हैं स्नो से, अब हम उस पर अगर हम कोई भी डी आइसिंग एजेंट यानी कि NaCl या फिर CaCl2 डाल देते हैं, तो ये क्या कर देता है, ये उस आइस को मेल्ट कर देता है। मेल्ट करने की वजह से क्या होता है, वो फ्लो के थ्रू रोड को खाली कर देते हैं और रोड जो है क्या हो जाता है, वो बिल्कुल जो कह सकते हैं कि वाहन के आने जाने के लिए हो जाता है, व्हीकल्स के आने जाने के लिए, मूवमेंट के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आंसर देखें, व्हेन सॉल्ट इज स्प्रेड ओवर स्नो कवर्ड रोड्स। अब देखिए इन्होंने कहा कि वो रोड जिस पर स्नो ऑलरेडी कवर है, उस पर हमने इस सॉल्ट को क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, उसके ऊपर इस सॉल्ट को फेंक दिया, ठीक है, या सॉल्ट को हमने फैला दिया है, डाल दिया। इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर डज नॉट फ्रीज टू फॉर्म आइस, यानी कि वाटर जो है आइस में फ्रीज नहीं हो पाता, यानी कि वाटर अब आइस का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, ठीक है। एज अ रिजल्ट द स्नो स्टार्ट मेल्टिंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्नो है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, सरफेस से, ठीक है। और जब वो स्नो सरफेस से मेल्ट होने स्टार्ट कर देगी तो धीरे धीरे वो सारा का सारा स्नो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, एंड देयर फॉर इट हेल्प्स इन क्लियरिंग द रोड्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि रोड जो है वो पूरी तरह से क्या होते हैं, क्लियर हो जाता है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन हमने देखा, एक अच्छा क्वेश्चन था, ये CBSE में आपके एग्ज़ाम में ये पहले क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ये भी एक सुंदर सा क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दो क्वेश्चन को तो स्टूडेंट्स हमने देखा ही है। अब स्टूडेंट्स हम एक थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देखें, वाई सोडा वाटर बोतल कैप्ट एट रूम टेम्परेचर फिजिस ऑन ओपनिंग। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम बताएं, वाई सोडा वाटर बोतल केप्ट एट रूम टेम्परेचर फिजिस ऑन ओपनिंग। देखिए इसका मतलब ये होता है कि सोडा वाटर की बोतल को जब हम रूम टेम्परेचर पर ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक तेज़ी से आवाज़ आती है, ठीक है, और या फिर तेज़ी से जो CO2 गैस है वो बाहर की तरफ निकलती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इस आंसर को जानने से पहले हम बात करेंगे हेनरी लॉ की। ये देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे यहाँ पर हेनरी लॉ की। अब हेनरी लॉ में क्या होता है आपको पता है कि किसी भी गैस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें होती हैं। लेकिन आप हेनरी लॉ में देखेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम, यानी तीनों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ प्रेशर ही नज़र आ रहा है मगर वॉल्यूम और टेम्परेचर नज़र नहीं आ रहा है। तो आप बोलेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो उस गैस की क्वांटिटी यानी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी जितना ज़्यादा CO2 गैस का प्रेशर होगा वो CO2 गैस उस सॉल्वेंट में, उस सॉल्यूशन में उतनी ज़्यादा क्या होगी, डिजोल्व होगी। प्रेशर कम होगा तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी है उस गैस की वो कम हो जाएगी। क्लियर?
यानी प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम करने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये क्लियर है? बस ये चीज़ आपको यहाँ पर भी देखना है। देखिए, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉल्ट, देखें यहाँ पर, देखिए हम इसके आंसर को देखें। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स द सोडा वाटर बोटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। देखिए, जब सोडा वाटर की बोतल बंद होती है तो ज़्यादा प्रेशर पर जो CO2 गैस होती है वो उस सॉफ्ट ड्रिंक में ज़्यादा सॉल्युबल होती है, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी CO2 की ज़्यादा होती है। कब होती है? जब बोतल सील होती है, तो उस सील बोतल में ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। किसमें? सॉफ्ट ड्रिंक में। अब आगे देखिए क्या लिखा है, व्हेन द बॉटल इज़ ओपन एट रूम टेम्परेचर। अब जब हम बोतल को रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर ओपन करते हैं अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेयर, आपको पता है नॉर्मल एटमॉस्फेयर क्या होता है? 1 atm प्रेशर, ठीक है। द प्रेशर इनसाइड द बोतल डिक्रीजेज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एक्सेस CO2 फिजेज आउट। देखिए, इनका कहना यह है कि ये बात तो आपको क्लियर है कि जब बोतल का ढक्कन बंद होता है तो उसमें प्रेशर गैस CO2 गैस का ज़्यादा होता है, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी उस सॉफ्ट ड्रिंक में ज़्यादा होती है, ठीक। और जब हम रूम टेम्परेचर पर उस बोतल को ओपन करते हैं तो आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पर 1 atm प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और आपको पता है बोतल के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जब बोतल के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर रूम टेम्परेचर पर जो प्रेशर है वो कम है, तो नेचुरली CO2 गैस तेज़ी से बाहर की तरफ यानी 1 atm प्रेशर की तरफ निकलेगी, और वो तब तक धीरे 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 निकलती रहेगी जब तक कि बोतल के अंदर का प्रेशर बाहर के 1 atm प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। इसलिए शुरुआत में जो गैस निकलती है, जो एक्सेस गैस होती है, वो आवाज़ के साथ निकलती है, तेज़ी के साथ उसमें से बाहर निकलती है, और फिर धीरे 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 गैसेस निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में एक चीज़ भी चल सकती है कि सर आपने इसको तो समझाने के लिए आपने इस फार्मूले का यूज़ किया, और आपने जब इस क्वेश्चन को समझाया, फर्स्ट क्वेश्चन को, तो भी आपने इसका यूज़ किया, लेकिन जब इसको समझाया ये सेकंड क्वेश्चन को, तो आपने इसमें तो कोई हेल्प नहीं ली। तो ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको क्लियरली समझाया है, और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो वो भी मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं यह डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल m के। इसका मतलब होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। अब आपको पता है स्मॉल m यानी मोलैलिटी क्या होती है? स्मॉल m इक्वल टू होता है N/WA। N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और WA को हम लोग बोलते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। और फिर अगर हम इस N की बात करें तो N का मतलब आपको अगेन पता है स्टूडेंट्स, N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू WB/MB होता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये स्मॉल m जो है N/W होता है और N WB/MB होता है, तो हम WB को हम m की जगह पर रख सकते हैं। इसका मतलब क्या निकला स्टूडेंट्स? यहाँ पर निकला डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या? WB के। इसका मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, ठीक है, यहाँ पर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा? वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होना, डिक्रीज, और यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होना, ये दो चीज़ें मैं पहले क्लियर करूँ। अब जैसे यहाँ पर एक बात आती है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीज होने की रेट जो है वो डिक्रीज हो गई। फ्रीज होने की रेट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे वाटर है, अब वाटर क्या करता है?
आइस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया तो वाटर का आइस में बनने की रेट क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, इसका मतलब ये होता है कि वाटर से आइस में बनने की रेट क्या हो गई, फास्ट हो गई, यानी अब वाटर जल्दी से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, इसका मतलब वाटर आइस में अब धीरे धीरे क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है ना। तो वही क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स अभी हमने देखा यहाँ पर, ये देखिए देखिए डेल टी एफ डायरेक्ट डिवोशन डब्ल्यू पी, यानी जब आप इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो फ्रीज होने की जो रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी कि फ्रीज होने की रेट क्या हो गई, कम हो गई। आप जितना ज़्यादा आप इसकी क्या करेंगे, क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो उसकी फ्रीज होने की रेट क्या होती जाएगी, और कम होती चली जाएगी।